हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। और इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं वो सभी आज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, DSSB, TGT, PGT एग्ज़ाम्स के लिए या बिहार से रिलेटेड टीचर एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। NCERT बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स पर आपको वीडियोस जो है देखने को मिल जाएगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने, क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देखिए, ब्रिटिश भारत में जो आए थे उनका मेन पर्पस यही था कि भारत से ज़्यादा फ़ायदा कमाना। इसी कारण वो एक कंपनी लेके आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो कंपनी धीरे धीरे प्रसार करती है। पूरी कहानी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं चर्चा कर देता हूँ। तो बंगाल पर अधिकार हेतु उन्होंने पहला प्रयास किया था और फिर बंगाल के शासक उस समय जो थे सिराजुद्दौला, उनसे युद्ध लड़ा था। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, प्लासी का जो युद्ध है वो 13 जून 1757 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कारण क्या था? कारण यही था कि जो लॉर्ड क्लाइव थे वो बंगाल पर जो है अपना अधिकार चाहते थे। बंगाल के जो तटीय एरिए हैं, तटीय प्रदेश जो है पड़ते हैं पूरे, ताकि जो जहाज़ें आएँ सामान ले आने के लिए, उन पर ये पूरी तरह से नियंत्रण चाहते थे, ठीक है। तो इसी कारण ये युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला ऐसा नहीं देना चाहते थे अपना एरिया, लॉर्ड क्लाइव लेना चाहते थे। फिर उसके बाद जो है सिराजुद्दौला हार जाते हैं, लॉर्ड क्लाइव जीत जाते हैं इसमें, और फिर उसके बाद शासन बंगाल का उनके हाथ में आ जाता है। अब इसमें कई प्रकार का धोखा भी शामिल था। कहा जाता है सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे वो मिल चुके थे ब्रिटिश सरकार से, तो इस कारण वो हार गए थे युद्ध में। और क्यों मिले थे? क्योंकि उन्हें लॉर्ड क्लाइव ने वादा किया था कि वो उन्हें जो है बंगाल का नवाब बना देंगे, तो इस कारण ऐसा हुआ था, ठीक है। तो आगे चलकर बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। बक्सर का युद्ध, और ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में मीर जाफ़र और हेक्टर मुनरो के बीच में, ठीक है। मीर जाफ़र और हेक्टर मुनरो के बीच में, इसमें भी हेक्टर मुनरो ही जीतते थे। तो बंगाल की समृद्ध अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया गया था, ठीक है। और रजनी पामदत्त की पुस्तक है इंडियन या इंडिया टुडे जो है वो रजनी पामदत्त की पुस्तक है। इसमें उन्होंने कार्ल मार्क्स के 3 चरणों के आधार पर भारतीय आर्थिक शोषण को दर्शाया है, ठीक है। तो रजनी पामदत्त जो है वो 3 स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को बताती हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने उसका शोषण किया। पहला है वाणिज्य क्षेत्र, दूसरा औद्योगिक मुक्त व्यापार क्षेत्र, और तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद। समय भी दे रखा है इसमें 1757, 1813 और 1813 से 1858, 1860 से बाद के समय में। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त की बात इसमें की जाती है, क्योंकि वाणिज्य की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो स्थायी बंदोबस्त में ये 1793 में शुरू की गई एक प्रकार की कर प्रणाली थी, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों का जो कर है वो निश्चित कर दिया था कि अब फसल हो या ना हो, जमींदारों को एक तय समय पर एक निश्चित कर जो है देना होता था। अगर जमींदार वो कर नहीं देते हैं तो उनकी जमींदारी जो है वो नीलाम कर ली जाती थी, और ब्रिटिश सरकार जो है से अपना कर वसूल लेती थी। तो आगे चलकर ये व्यवस्था असफल हो जाती है, क्योंकि जमींदार फिर इसमें अपना खेल खेल जाते हैं। वो जो है नीलामी में अपने ही लोग बेचते थे, और फिर वो नीलामी से अपनी संपत्ति जो है, जो जमींदारी है, फिर से प्राप्त कर लेते थे। तो आगे चलकर स्थायी बंदोबस्त, जिसे इस्तमारी बंदोबस्त प्रणाली भी कहते हैं, ये असफल हो गई थी। उसके बाद आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा शुरू किया गया था। अब इस व्यवस्था में क्या किया गया कि कंपनी जो थी पहले जमींदारों के थ्रू जो टैक्स इकट्ठा करती थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमींदारों को हटा दिया गया। अब कंपनी सीधा जो है किसानों से कर इकट्ठा करती थी या लेती थी। और सर्वप्रथम जो है तमिलनाडु के 12 महल में इस व्यवस्था को जो है लागू किया गया था, लेकिन ये भी आगे चलकर असफल रही। फिर महलवाड़ी व्यवस्था लाई गई। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारित महल या कहें कि समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। पूरा गांव जो है वो अपना कर एक जगह निश्चित करता था, और गांव का मुखिया इसको निर्धारित समय पे जो है प्रदान करता था, मतलब इकट्ठा करता था।
और यह व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्से पे लागू थी। खाद्यान्नों की कमी के कारण जो है 1866 और 67 में उड़ीसा में अकाल भी पड़ा था। ठीक है, और इसे आपदा का महासागर भी कहा जाता है। और पर्सिवल स्पीयर ने प्रथम चरण को जो है बेशर्म लूट का काल कहा है। ठीक है, और 1813 के चार्टर अधिनियम में, याद रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, कि 1800 चार्टर के अधिनियम में ही कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो 1813 के चार्टर अधिनियम में किया गया था। अब उसके बाद दूसरा है उद्योगीकरण। ठीक है, तो भारत में 1800 से 1850 के बीच के काल को उद्योगीकरण या विउद्योगीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि 1765 से 1785 के बीच इंग्लैंड में हरग्रीव्स ने कताई की मशीन बनाई, जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया, आर्कराइट ने वाटर फ्रॉम बनाया, कॉर्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। तो इन सब आविष्कारों ने जो है ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आई। ठीक है ना, बहुत बड़ा बदलाव आया। इसी बदलाव को जो है औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे काम आसान हो गया और उत्पादन जो है वो कई गुना बढ़ने लग गया। अब जब व्यापार होने लग गया तो अब शोषण भी ज़्यादा बढ़ने लग गया। और विलियम बेंटिक इसलिए कहते भी हैं कि इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में जोड़ नहीं है, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी हैं। ठीक है, तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रभावित हुई थी, क्योंकि अब मशीनें सारा काम छीनते जा रही थी, जिससे भारत के लोगों के द्वारा उत्पादित माल का जो महत्व था वो ख़त्म होता जा रहा था। अब उसके बाद ब्रिटिश सरकार रेल का निर्माण करना शुरू करती है। ठीक है, ताकि वो, अच्छा उद्देश्य आपको याद रखना है, भारत में रेल जो है ब्रिटिश सरकार ने क्यों लाई थी, क्यों बिछाई थी लाइनें यहाँ पर, तो याद रखना है आपको, भारत के कच्चे माल को देश के अंदर के हिस्सों में बंदरगाह तक ले जाने के लिए जो है रेल निर्माण किया गया था। मतलब जैसे कि मान लो उत्तर प्रदेश से कच्चा माल तैयार हुआ तो वो ब्रिटेन कैसे जाएगा, सबसे पहले उसे बंदरगाह तक लाना पड़ेगा, फिर वहाँ से पानी की जहाज़ें जो होती थी उसमें वो फल माल को चढ़ाया जाता था, कच्चे माल को, फिर वो ब्रिटेन जाता था। तो अब उत्तर प्रदेश से तटीय इलाकों में ले जाने के लिए उन्होंने जो है रेल का निर्माण किया था, पटरियाँ बिछाई थी। दूसरा कारण जो था रेल निर्माण का, वो था कि सेना को दूर दराज तक भेजना ताकि विद्रोह को दबाया जा सके। भारतीय लोग विद्रोह किया करते थे, तो उन्हें जल्दी से जल्दी दबाया जा सके, इस उद्देश्य से जो है रेल निर्माण किया गया था, ताकि सैनिक एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाएं। पहली रेल लाइन 1853 में बम्बई के थाने में बिछाई गई थी, बम्बई से थाने में। ठीक है, भारत में बात कर रहा हूँ मैं, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये प्रयास किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार किया था, याद रखना। अच्छा, रेलवे लाइन किसने बैठाना शुरू करी, तो लॉर्ड कर्जन आंसर, लॉर्ड डलहौजी आंसर होगा। और सबसे सर्वाधिक विस्तार किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन का नाम आता है। कार्ल मार्क्स ने आधुनिक युग का अग्रदूत भी कहा जाता है। सूती वस्त्र की प्रथम मील 1853 में लगी थी, किसके द्वारा, तो कबास जी नाना भाई के प्रयासों से लगी थी। ठीक है, 1904 से 5 तक का कुल 266 कपड़ा मिल स्थापित हो चुकी थी। विश्व युद्ध की समाप्ति पर हार्डिंग महोदया ने 1916 में सर थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की थी। याद रखना है आपको, भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना किसने की थी, तो हार्डिंग ने की थी। ठीक है, किसके नेतृत्व में, सर थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में, कब, 1916 में। अब यहाँ पे दे रखा है भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान। दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि 20 रुपये हुआ करती थी प्रति व्यक्ति आय। लॉर्ड कर्जन का मानना है कि 30 रुपये, विलियम डिग्बी कहते हैं 18 रुपये, और VKR राव कहते हैं 62 रुपये प्रति व्यक्ति आय भारत की थी। अब यहाँ पॉइंट आपको याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी को प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता माना जाता है। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन जो है VKR राव के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर राष्ट्रीय आकलन पूछे सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर VKR राव के द्वारा। और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया गया, तो दादा भाई नौरोजी। इन्हीं के द्वारा सिद्धांत दिया गया है धन का बहिर्गमन सिद्धांत। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो रनाडे ने धन के बहिर्गमन की से संज्ञा दी है। और दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पेपर, जिसका शीर्षक क्या था, तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया,
में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत जो है दिया था इन्होंने। कुछ और भी ऐसे निबंध हैं जो उनके द्वारा लिखे गए हैं, वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में लिखा गया था। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 में लिखा गया था। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 में लिखा गया था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है, ईविल ऑफ ऑल ईविल्स की संज्ञा दी है। उसके बाद है रमेश चंद्र दत्त, ये भी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं भारत के और राष्ट्रवादी नेता भी रहे हैं। इनकी पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1901 में ये किताब लिखी गई। उनके अनुसार भारत में सकल राजस्व का लगभग आधा हिस्सा प्रतिवर्ष बाहर जाता था। दत्त महोदय कहते हैं कि धन का बहिर्गमन को एक बहते हुए घाव की तरह बताते हैं वो। तो इन्होंने भी जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो अत्याचार किए गए भारत में, जो अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाएगी, उन्हीं की विस्तार से चर्चा की है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है।